हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। आई होप कि आप सब सही हो गए। आप सभी की डिमांड थी कि सर स्टैटिक जीके के लिए कुछ कीजिए, स्टैटिक जीके के लिए कोई क्लासेस लेकर आइए या हमारा रेगुलर रिवीजन कराइए। आप सब कहते थे कि करंट अफेयर के लिए हमें यहाँ पे सब कुछ सफिशिएंट मिल रहा है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर वन लाइनर का डेली का हो या फिर मैं यहाँ पर जो मंथली पीडीएफ लेकर आ रहा हूं, यानी रिवीजन के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो मैं लेकर आ रहा हूं मंथली बेसिस पर, उन सबको भी आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो टेलीग्राम का हो, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर हमारी मंथली मैं यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहा हूँ। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, उनकी भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप उसको विजिट कर लेना अगर आपने अभी तक ना देखा हो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जीएस हो, आपका स्टैटिक जीके हो, या फिर आपका यहाँ पर करंट अफेयर हो, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर फुल एंड फुल कंटेंट मिलने वाला है एग्जाम बिगिनर पर लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और अपने बाकी लोगों में भी इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीएसयू, यूपीएससी हो, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां भी आपका जनरल अवेयरनेस आपके लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना हुआ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े, कहां से रिवीजन करे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी का एक सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच, स्पेशली फॉर द बिगनर्स एंड वो स्टूडेंट जो यहां पर अपना रिवीजन करना चाहते हैं। पीडीएफ कोर्स यहां पर ये रहेगा, कंप्लीट 1 ईयर वैलिडिटी के साथ होगा। इसमें हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो है हमारी स्पेशली जो आप लोगों के द्वारा अभी तक काफी सपोर्ट की गई हमारी जनरल अवेयरनेस की बुक है, जिसका लेटेस्ट एडिशन हमने अभी तक अपने लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपको यहां पर हिस्ट्री प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट पॉलिटी आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे कवर कराई जाएगी, ज्योग्राफी कवर कराई जाएगी, जनरल साइंस कवर कराया जाएगा, और जनरल नॉलेज आपके यहाँ पर यानी स्टैटिक जीके में आपको कोई भी इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ स्टैटिक जीके का आपको यहाँ पर मिलेगा, और रेगुलर आपको 1 ईयर तक का करंट अफेयर के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो कि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बुक की एक और खासियत होगी कि यहाँ पे आपको अभी तक का प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पिछले 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं जीएस में, सभी एग्जाम्स में, उन सब का कलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका रिवीजन और कमांड बहुत अच्छी हो सके, और रेगुलर करंट अफेयर का अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और भी जीएस के लिए ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आपके हाई स्कोर मार्क्स कराने में ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, या डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल होने वाला है। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके की रेगुलर आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेगी, रिवीजन कराऊंगा आपको डेली। हम यहाँ पर 10 से 20 क्वेश्चंस में आपका डेली कवर कराता चलूंगा, वन लाइनर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें चलने वाली है। अब चाहे करंट अफेयर हो, या स्टैटिक जीके हो, या आपका जीएस हो, ये सब आपको, या वैकेंसी की अपडेट हो, ये सब आपको रेगुलर एग्जाम बिगिनर चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए मैं अगेन कहना चाहूंगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देर न करते हुए आज के स्टैटिक जीके की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास वैसे स्टैटिक जीके की रहेगी, लेकिन स्टैटिक जीके में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे हमारे सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम पे स्पेशल है आज के क्वेश्चंस, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन इनके साथ साथ में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो वीडियो के एंड तक का बने रहना और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। भले ही क्वेश्चन बहुत बेसिक से हो, लेकिन इनके साथ जो मैं आपको पिक्चुरल आपको जो यहां पर मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करने वाले हैं आपके सोलर सिस्टम। सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, तो पहले दिन है आज का। मैं अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे हम अपने यहां पर लेवल को डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी ऐसे करते चलेंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हो गए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हो गए सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, और उनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूंगा, इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए यहां पर जिसने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत अच्छे यहां पर लेक्चर आने वाले हैं, क्लासेस आने वाली है स्टैटिक जीके के लिए, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही रहेगी। और अगर आप बात करोगे यहां पर इन इंग्लिश क्वेश्चंस वर्जन के लिए, जैसे कि अभी तो स्क्रीन पे सामने हिंदी से मैं शुरुआत कर रहा हूं, अगर आप यहां पर रिक्वेस्ट करोगे कि इंग्लिश में भी इन क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन लेकर आइए, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपने सजेशन देने होंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र से मतलब है यहां पर आपका एटॉमिक रिसर्च
सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात की जा रही है। भाभा यानी आपका BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता हो कहाँ पर है, वो है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। लेकिन जब बात ये आएगी कि यहाँ पर टोटल भारत के अंदर कितने एटॉमिक सेंटर है, तो वो है आपके मेनली 5 एटॉमिक सेंटर। कौन कौन से, देखिए स्क्रीन पे। पहला जैसे कि भाभा हमने अभी पढ़ा, BARC मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसके बाद उन्नत तकनीकी केंद्र जो कि आपका इंदौर में है, और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र जो कि आपका कहाँ पर है, कोलकाता में है। इसके बाद हमारा जो 5वें नंबर का है वो है हमारा परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय जो कि EMD कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में है। तो ये 5 ऐसे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कि मेन है भारत के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, सारे वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यानी आपका अर्थ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां आपको 12 महीने बारिश देखने के लिए मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो वो है आपका हिस्सा यहाँ पर भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटोरियल जो आपका यहाँ पर जोन है, वो यहाँ पर एक ऐसा एरिया है अर्थ का जहां पर आपको 12 महीने बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपकी अर्थ है, इसमें जो ये एरिया है आपका यहाँ पर, ये बीच का इक्वेटोरियल जो जोन है आपका यहाँ पर, इस हिस्से में कम दबाव होने की वजह से, क्योंकि जो नॉर्थ पोल की साइड से आने वाला एयर प्रेशर है और आपका साउथ पोल की तरफ से आने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो यहाँ पर आकर क्या होता है, एकदम जीरो हो जाता है, यानी कम दबाव होता है यहाँ पर। इस वजह से आपको यहाँ पर 12 महीने बारिश देखने के लिए मिलती है। अब जो इक्वेटोरियल है आपकी, जहाँ जहाँ से भी गुजरती है, भारत से भी ये होकर गुजरती है, उन सभी हिस्से में आपको 12 महीने थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बारिश जरूर मिलेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर महीने वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सा भी महीना ऐसा होगा जब बारिश ना होगी। जब अर्थ पे यानी भारत पे कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर बारिश नाम मात्र के लिए होती है या होती भी नहीं, उस समय भी यहाँ पर आपको 7 से 8-9 सेंटीमीटर बारिश देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम बात करें नॉर्मल दिनों की, जैसे कि विंटर सेशन में, यहाँ पर रेनी सेशन में, तो यहाँ पर 180 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इस इक्वेटोरियल जो आपका जोन है या एरिया है, भूमध्य रेखा एरिया में, इतनी बारिश हमें सामान्यतः देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? यानी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग से जो यहाँ पर बात की जा रही है, वो की जा रही है आपके यहाँ पर नेशनल फ्लड कमीशन से। जो आपका नेशनल फ्लड कमीशन है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका फ्लड से ही रिलेटेड होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्लड ही होगा। लेकिन अब जब यहाँ पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की यानी नेशनल फ्लड कमीशन की बात की जा रही है, तो अगर हम ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो जो इसकी स्थापना है वो आपके यहाँ पर 1976 में की गई थी, नेशनल फ्लड कमीशन की यानी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की। और जो इसकी यहाँ पर स्थापना है वो कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के तहत की गई थी। दो बातें आप यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत के अंदर एक तो नेशनल फ्लड कमीशन है, उसकी जो स्थापना है वो 1976 में, यानी उसका एस्टैब्लिशमेंट 1976 में किया गया था, और उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसके तहत किया गया था? कृषि और सिंचाई मंत्रालय के तहत किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है? यानी हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट है? आप सभी को पता होगा, इस समय हमारे 8 प्लैनेट है टोटल हमारे सोलर सिस्टम में। उनमें से कौन सा सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। वो मैं मानता हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, वो है आपका यहाँ पर वरुण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यहाँ पर नेपच्यून। जो आपका नेपच्यून प्लैनेट है वो क्या है कि सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है बाकी 7 जो प्लैनेट है उनके मुकाबले। यानी टोटल कितने प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट है। अभी 9वां हमें प्लैनेट मिला है, लेकिन उसको हमने ऑफिशियली अभी क्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बस यहाँ पर अभी क्या है, टोटल 8 प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में। उनमें से जो नेपच्यून है यानी आपका जो वरुण ग्रह है वो सबसे दूरी पर है सन के डिस्टेंस पे। उसको एक बार हम थोड़ा इमेज से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 8 प्लैनेट सिस्टम आपको दिख रहे हैं। वीनस है, मरकरी है, आपका अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और लास्ट में आपका नेपच्यून है यानी वरुण ग्रह है। तो जो सन की और ये आपके नेपच्यून की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपकी 4.4738 बिलियन किलोमीटर है।
यानी 4.4738 बिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका नेपच्यून यानी वरुण ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है। ये सब चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? यानी इस क्वेश्चन में बात हो रही है हमारे यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी सिस्टम की। यानी मंदाकिनी, आकाशगंगा यानी आपका मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी अर्थ या हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो ये सबसे पहले किसने देखी थी ये बात की जा रही है। आपको मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐड करता हुआ चलूँगा। ये जो आपका यूनिवर्स है यानी आपकी जो यहाँ पर अंतरिक्ष है जिसको हिंदी में अंतरिक्ष बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 अरब से भी ज़्यादा यानी 1000 बिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा क्या है यहाँ पर गैलेक्सी है यानी आकाशगंगाएं है। और उन हर आकाशगंगाओं के अंदर यानी हर एक आकाशगंगा यानी हर एक गैलेक्सी के अंदर आपके 100 बिलियन से ज़्यादा क्या है स्टार्स है। समझने की कोशिश करना कि जो आपका ये पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी छोटी 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 कई सारी यानी कितनी सारी, लगभग 1000 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी है। इन्हीं सब गैलेक्सियों का जो यहाँ पर ये ग्रुप है, इन्हीं सब से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स यानी हमारी अंतरिक्ष। तो इसमें 1000 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पर आपकी क्या है 1000 ट्रिलियन से ज़्यादा आपकी यहाँ पर गैलेक्सियाँ है। और हर एक गैलेक्सी के अंदर 1000 बिलियन यानी 100 बिलियन से ज़्यादा क्या है आपके स्टार है। उन्हीं के अंदर कई सौ लगभग 100 के आसपास ही यहाँ पर क्या है आपके सोलर सिस्टम्स है। उन एक सोलर सिस्टम में से हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एग्जिस्ट करता है हमारी क्या अर्थ, जिस पे हम है इस समय। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले कि आकाशगंगा मंदाकिनी यानी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने यहाँ पर उसको सबसे पहले देखा था। आप सभी जानते हैं गैलीलियो ने इसको सबसे पहले आकाशगंगा की खोज की थी यानी मिल्की वे गैलेक्सी की खोज किसने की थी? यहाँ पर गैलीलियो ने की थी। और कौन से सन में की थी? 1610 में की थी और एक टेलीस्कोप के द्वारा इसको देखा गया था। तो यहाँ इमेज में हम देखते हैं, तो यहाँ इमेज में हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग तरह की गैलेक्सियाँ है जो आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और ये कितनी है संख्याओं में? 1000 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और हर एक गैलेक्सी के अंदर 1000 यानी 100 से ज़्यादा 100 अरब से ज़्यादा यहाँ पर स्टार्स है। और हर स्टार के अंदर एक अपना सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में ही कहीं ना कहीं हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करता है? यानी धूमकेतु से मतलब क्या है आपका यहाँ पर कमेट, जो कमेट आपका स्टार है वो किसके चारों ओर प्रक्रिया करता है ये पूछा गया है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको आंसर पता होगा किसकी करता है। ये सन की करता है यानी सूर्य करता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कमेट है वो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है किसके अराउंड? सन के, एक लिविंग ए ब्राइट टेल बिहाइंड। आप इमेजेस में देखिएगा इसको, ये देखिए यहाँ पर जो आपका एक कमेट स्टार है, ये आप देखिए यहाँ पर ये एक स्टार है सामने जो आपको दिख रहा है, ये कमेट स्टार है जिसको हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। और ये सन के चारों ओर चक्कर काटता है। पीछे अपने ये एक ब्राइट यानी चमकदार अपने पीछे एक टेल छोड़ता जाता है यानी एक पूंछ सी बनाता चलता है। तो धूमकेतु जो स्टार है ये बेसिकली मीथेन का, अमोनिया ऑक्साइड का, आपका बर्फ का, इन सब का क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है इन सभी गैसों का। तो ये सन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पल्सर क्या है? पल्सर से मतलब यहाँ पर बाइक के बारे में नहीं है। पल्सर हमारा एक स्टार है जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और जिसको हम यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं। देखिए एक तेज गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है यानी एक अपने आप में स्टार है ये। इसमें क्या होता है कि पल्सर हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है आपका न्यूट्रॉन स्टार। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलती है और एक मैग्नेटिक पोल्स इसके चारों तरफ क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। इसको थोड़ा इमेज से समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका न्यूट्रॉन स्टार है यानी पल्सर स्टार है। इसमें यहाँ पर ये इसका अपना खुद का एक एक्सिस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एक्सिस के चारों तरफ ये इस तरह से घूमता है। और जब ये इस तरह से अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है तो यहाँ से जनरेट होती है आपकी ये वाली और ये वाली बीम, रेडिएशन बीम जनरेट होती है। और ये वाले जो आपके यहाँ पर ये एक्सिस है, ये वाले आपके एक्सिस यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपका
पल्सर क्या है? आपका एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि बहुत तेजी गति से घूमने वाला अपने एक्सिस पर एकमात्र इस तरह का स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? यानी यहां पर पूछा गया है कि आपके सन और अर्थ के बीच में कब सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो सन का जो रोटेशन है वो 365 दिन में या 12 महीने कह लीजिए या कंप्लीट 1 ईयर में पूरा करती है। यानी हमारी जो अर्थ है वो सन का जो रोटेशन करती है वो 12 महीने में पूरा करती है, 365 दिन में उसको कंप्लीट करती है रोटेशन को। तो इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डे होता है जहां पर, या मंथ कह लीजिए, जहां पर सन और पृथ्वी के बीच में यानी अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखने के लिए मिलती है, और एक ऐसा टाइम भी आता है जहां पर सन और अर्थ के बीच में सबसे कम डिस्टेंस देखने के लिए मिलती है। तो क्वेश्चन में हमसे अधिकतम दूरी यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से मंथ में देखने के लिए मिलती है ये पूछा गया है सन और अर्थ के बीच में। तो वो है आपका यहां पर 4 जुलाई को, यानी स्पेसिफिकली यहां पर जुलाई का जो मंथ है उसमें अर्थ और सन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहां पर आपका क्या है, ये आपका यहां पर सन है और ये हमारी अर्थ है जो कि इस तरह से रोटेशन करती है साल भर में। तो जो जुलाई का मंथ होता है वहां पर ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जुलाई का जहां पर सन और अर्थ के जो बीच की दूरी है वो सिर्फ कितनी रह जाती है, 152.1 मिलियन किलोमीटर। और यही जब यहां पर जनवरी का मंथ होता है तो यहां पर ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, यानी अर्थ जो है वो सन के नजदीक आ जाती है कंपैरिजन टू जुलाई के। यानी 12 महीने में से जनवरी एक ऐसा मंथ है जहां पर सन और आपके अर्थ की जो डिस्टेंस है वो घट जाती है, कितनी रह जाती है, 147.1 मिलियन किलोमीटर। और वहीं जुलाई एक ऐसा मंथ है जहां सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो कितनी हो जाती है यहां पर, 152.1 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं। अब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है कि सूर्य की परिक्रमा, मान लीजिए सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल कितने ग्रहों की संख्या है। अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जो कंफ्यूज जाएंगे कि पता नहीं यहां पर हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया। तो टोटल प्लैनेट सिस्टम पूछा है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट है हमारे, तो वो आप सभी को पता है कितने हैं, टोटल 8 है। यहां पर उनको इमेजेस के थ्रू देखते हैं, जिसमें पहला हमारा मरकरी है, दूसरा वीनस है, तीसरा अर्थ है, चौथा मार्स है, और पांचवा हमारा यहाँ पर जुपिटर है, और छठा हमारा सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये टोटल हमारे 8 क्या है, प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी पूछा जा रहा है आपसे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए वो है हमारा यहां पर कौन सा, बृहस्पति, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर। जो आपका यहां पर प्लैनेट है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इसको हम थोड़ा इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीनस है, ये मरकरी है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो जो कि अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है, यानी पता लगा है, डिस्कवरी हुई है जिसकी, लेकिन इसको अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऐड नहीं किया गया सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा प्लैनेट आपको कौन सा नजर आ रहा है इन सब में, सिर्फ एक और एक, वो है आपका जुपिटर। तो जुपिटर जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी यहाँ पर हमसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था जो कि हमारा जुपिटर था यानी बृहस्पति, और अब पूछा जा रहा है उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो वो है हमारा यहाँ पर कौन सा, शनि, यानी हमारा सैटर्न। इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम है और इसमें हमारा जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा सैटर्न जो कि हमारा सनी प्लैनेट, जिसको हम हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं। तो जो सैटर्न प्लैनेट है वो हमारा सेकंड नंबर पे क्या है, हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बुध ग्रह पर उपग्रहों की संख्या कितनी है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में जहां हमारे 8 प्लैनेट है उसमें से हमारा एक प्लैनेट है बुध ग्रह, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी प्लैनेट। और जो मरकरी प्लैनेट है उसकी खासियत ये है कि इसकी जो डिस्टेंस है सन से वो सबसे कम है, और एक और खासियत ये है, नहीं स्पेशलिटी एक और है यहाँ पर कि ये बाकी प्लैनेट से सबसे छोटा भी है और सन के सबसे नज़दीक भी है।
ये जो सन की जो रोटेशन कर लेता है यानी परिक्रमा कर लेता है, ये सिर्फ 88 डेज में ये सन की क्या कर लेता है, रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रहों में से, यानी 8 प्लैनेट में से सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे नज़दीक भी है। और जो सन की रोटेशन ये कंप्लीट कर लेता है कितने दिन में कर लेता है, 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इसके कितने उपग्रह है ये पूछा गया है, यानी इसके कितने यहाँ पर उपग्रह। तो यानी इसको इमेज के थ्रू देखते हैं, 0 है। और इमेज के थ्रू देखोगे तो आप यहाँ पर ये रहा मरकरी सबसे छोटा है बाकी सभी ग्रहों में, और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इसकी क्या है, सबसे कम है। तो इसका क्या है, कोई भी इसका सैटेलाइट यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है प्राकृतिक रूप से। इमेज में देखिए मरकरी ये रहा, और ये सबसे पहले नंबर पे आता है क्योंकि इसकी और सन की डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। तो मरकरी क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है 8 प्लैनेट में से जो सन के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, यानी पूछा जा रहा है कि जो जुपिटर प्लैनेट है उसका यहाँ पर मास कितना है, ये पूछा जा रहा है जुपिटर का मास कितना है। तो जुपिटर का मास जो है वो आपका जुपिटर है उसका जो मास है यहाँ पर, उस जो सन का जो मास है उसका लगभग 1000वां भाग है, यानी वो क्या है, आपके सन के 1000वें भाग के बराबर है आपका किसका, जुपिटर का मास। समझ में आया आपको कि जुपिटर का जो आपका मास है वो आपके सन के 1000वें हिस्से के बराबर है। यहां स्क्रीन पे देखिए आप इमेज में कि आपका जो सन है, जो इसका टोटल मास है वो आपके सन के 1000वें हिस्से के बराबर है। मान लीजिए सन का मास हो गया आपका यहां पर 5000, जो 5000 का आपका यहां पर 1000वां भाग होगा यानी 5वां हिस्सा, सन के 5वें हिस्से के बराबर किसका मास है, आपका जुपिटर का मास है। इसको हम यहां इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है, जुपिटर है, और जुपिटर का जो अपना एक मास है वो सपोज यहाँ पर सन है, और जो सन का मास है मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पर सन का मास टोटल 5000 है, और जो जुपिटर है वो सन के 1000वें हिस्से के बराबर है। यानी आप इसको यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी जुपिटर का मास कितना आ गया निकलकर 5। अगर सन यहाँ पर 5000 किलोग्राम का है तो जुपिटर उसके मुकाबले, तो जुपिटर जो है वो सन के मुकाबले कितना है, सिर्फ 5 किलोग्राम का, और सन कितना है 5000 किलोग्राम का। तो ये डिफरेंस है किसका, जुपिटर और सन के मास के बीच में। यानी यहाँ पर आंसर क्या हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि जुपिटर का मास कितना है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सन के 1000वें हिस्से के बराबर है। अब यहाँ पर भले ही यहाँ पर आपका सन का क्या है, सन का कुछ भी मास हो उसका 1000वां हिस्सा जो होगा वो होगा जुपिटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला यानी सबसे ब्राइट ग्रह कौन सा है, यानी प्लैनेट कौन सा है, यानी सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइट स्टार कौन सा है या प्लैनेट कौन सा है, ये पूछा गया। नॉट स्टार ओनली प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है। 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट कौन सा है, यानी सबसे ब्राइट यहाँ पर प्लैनेट कौन सा है। तो वो आप सभी को पता होगा, शुक्र, यानी आपका यहाँ पर कौन सा है, वो आपका वीनस है। देखिए जिस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, जो वीनस है ये वाला प्लैनेट, ये सबसे ज्यादा चमकीला है बाकी 8 प्लैनेट के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत बेसिक से है, लेकिन के साथ मैं आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देता चल रहा हूं डिटेल में, वो भी इमेज और पिक्चर के द्वारा। तो ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है कि यहां पर ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, ना कि सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे बोना ग्रह किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो वो ड्वार्फ प्लैनेट है हमारा यहां पर कौन सा, प्लूटो। प्लूटो आपको पता है कि जो कि हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, हिस्सा नहीं है। इसको थोड़ा इमेज के द्वारा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये है आपका इमेज में वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट है, और इन्हीं से कहीं दूर बाहर जो कि बहुत छोटा सा है, मरकरी से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, कई गुना छोटा ये मरकरी से भी है, तो इसका नाम दिया है यहाँ पर प्लूटो, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, और ये सबसे बोना ग्रह माना जाता है, यानी आपका ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा यहां पर, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के कितने भाग में विभाजित होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है वह कितने भागों में विभाजित होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें, जो चंद्र ग्रहण होता है यानी यहाँ पर आपका लूनर एक्लिप्स होता है, जो
वो पूछा गया है। लूनर एक्लिप्स की जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है उसमें जो अर्थ की जो छाया जनरेट होती है वो कितने भागों में विभाजित हो जाती है, ये पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा हम इमेज के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली ये दो भागों में विभाजित होती है, जो अर्थ की शेडो बनती है वो दो भागों में विभाजित होती है। तो इसको इमेज के थ्रू देखिए। यहां पे इमेज में आप देख सकते हैं कि ये चंद्र ग्रहण का आरेख है, यानी आपका किसका है, ये लूनर एक्लिप्स का क्या है, चार्ट है, लूनर एक्लिप्स का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सन है और यहां पर ये आपका मून है और यहां पर ये आपकी अर्थ है। तो लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो कुछ समय के लिए हमारा जो चंद्रमा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधकार में, यानी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उस पर। वो कुछ समय के लिए हमें अपने अर्थ से नहीं दिखाई देता, और अगर दिखाई भी देता है तो बहुत ही हल्का नीला लाल पीला, हमें यहाँ पर ये हल्का लाल पीला हमें कलर का यहाँ पे चंद्रमा दिखाई देता है कुछ समय के लिए। तो जब यहाँ पर आपकी अर्थ के आपके मून और आपके सन के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो क्या होता है, लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होता है। तो इससे क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी है जो चंद्रमा पर जानी होती है उसको क्या करती है, अर्थ यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। तो उससे एक शेडो जनरेट होती है, एक जो डार्क शेडो होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं गहरी छाया, वो सीधी आपके किस पे पड़ती है, आपके मून पे पड़ती है, जिससे वो हमें कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देता। और उसके बाद जो पूरा आपका मून है उसके आसपास चारों तरफ एक और शेडो जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आंशिक छाया, यानी माइनर शेडो। तो दो तरह की यहाँ पर शेडो होती है, यानी छाया होती है, एक तो होती है आंशिक छाया और एक होती है गहरी छाया। हिंदी में इनको अम्ब्रा और पैन अम्ब्रा बोलते हैं। तो लूनर एक्लिप्स कैसे होता है, यानी चंद्र ग्रहण कैसा होता है, वो आपको समझ में आया होगा। और कितने भागों में यहाँ पर छायाओं का विभाजन होता है, दो प्रकार से होता है, एक गहरी छाया होती है और एक आंशिक छाया होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, यानी विच इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीक स्टार कौन सा है, ये पूछा गया है। ग्रह के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं हो रही है कि अर्थ का सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है, नहीं, यहाँ पर स्टार के बारे में बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, स्टार के बारे में बात हो रही है कि अर्थ के सबसे नजदीक स्टार कौन सा है। वैसे तो बहुत सारे स्टार है अर्थ के नजदीक, लेकिन सिर्फ एकमात्र एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और उसके बीच की दूरी भी लगभग यहाँ पर 15 करोड़ मिलियन है, या जैसे कि मैंने आपको बताया था 152.1 मिलियन। कौन सा स्टार है वो, जो 15 करोड़ मिलियन दूरी पर है, स्टारलाइट बोल सकते हैं आप उसको, या 152 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सिर्फ यही है जो इतनी डिस्टेंस पे सबसे नजदीक है, किसके, अर्थ के। तो वो कोई और नहीं, वो है सिर्फ आपका एकमात्र स्टार, कौन सा, सन। क्योंकि आपको पता होगा सन भी अपने आप में क्या है, एक स्टार है, और जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक है बाकी और अदर स्टार के कंपैरिजन। इसको मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूं। ये देखिएगा, ये आपकी क्या है, ये सारी आपकी यहाँ पर गैलेक्सी है, और एक स्टार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और भी बहुत सारे स्टार आपको बहुत दूर 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 नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो है, यह हमारी क्या है, अर्थ है। और अर्थ पे आप देख सकते हैं इस समय सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है, जिसकी हमें यहाँ पर रोशनी पहुँच रही है, यानी लाइट पहुँच रही है, वो है आपका एकमात्र कौन सा, सन। तो सबसे नज़दीक स्टार कौन सा हुआ, वो सबसे नज़दीक स्टार हुआ हमारा यहाँ पर सन स्टार हुआ, किसके, अर्थ के। सो यदि आज की हमारी स्ट्रेटेजी के सोलर प्लैनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, इनके साथ में मैंने आपके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ये सब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो इस तरह की और भी बाकी सारी कई सारी क्लासेस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, या मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो, बाय मिस्टेक मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आकर आप करेक्ट कर देना, और अपना कोई भी सजेशन होगा तो नीचे आकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और बाकी लोगों में शेयर करना। और पेड बैच जनरल अवेयरनेस का, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी आकर पूछ सकते हो। मिलता हूं आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय।